Hello everyone. We are going to continue our chapter number 8, Mitchell the Otter, and we left at page 107 where we were just discussing about the incident that was to follow कि जब एयर हॉस्टेस ने अलाउ किया ऑथर को टू कीप द पेट ऑन हिज लैप्स, तो उस टाइम पे व्हेन द ऑथर जस्ट वांटेड टू टेक आउट हिज ऑटर और मिचबिल फ्रॉम द बॉक्स, तो क्या हुआ? The last line was, but not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. तो क्या इंसिडेंट हुआ? We'll read ahead. Mitch was out of the box in a flash. He disappeared at high speed down the aircraft. There were squawks and shrieks, and a woman stood up on her seat, screaming out, "A rat! A rat!" I caught sight of Mid's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. Diving for it, I missed, but found my face covered in curry. "Perhaps," said the air hostess with the most charming smile, "it would be better if you resumed your seat, and I will find the animal and bring it back to you." So, जैसे ही ऑथर ने मिचबिल को अपने उस बॉक्स से बाहर निकालने की कोशिश करी, मिचबिल एकदम से झटके में बाहर कूदा एंड ही जस्ट डिसअपियर्ड. जैसे ही उसको खोला तो वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बिकॉज इतनी देर से वो अंदर बंद बैठा था उस छोटे से बॉक्स में. तो इसीलिए जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिली, ही जस्ट पॉप्ड आउट. वो बाहर निकल कर इधर उधर घूमने लगा. एंड जस्ट इमेजिन इन एन एयरक्राफ्ट, इफ सच अ थिंग हैपन्स टू यू, हाउ यू वुड रिएक्ट टू इट. सिमिलरली जितने पैसेंजर्स थे सब इधर उधर चिल्लाने लगे. दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग. सम विमेन शाउटेड एंड स्क्रीम्ड, "अ रैट, अ रैट!" ऐसे करके उसने और पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी. सो नाउ ऑथर की ड्यूटी थी टू कैच होल्ड ऑफ हिज पेट. तो ऑथर ने क्या किया? ऑथर ने डाइव मारी उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि उसे मिचबिल की टेल दिखाई दे रही थी. तो उसने डाइव मारी, लेकिन परहैप्स ही मिस्ड इट. ही कुड नॉट कैच हिम, बट उसकी जगह क्या हुआ, उनके ऊपर पूरी करी गिर गई. किसी के सीट के नीचे ही जस्ट डाइव्ड इन एंड उनके ऊपर खाना गिर गया. सो सीइंग सच अ मेस, एयर हॉस्टेस ने क्विकली एक्ट करा. उसने सबसे पहले तो ऑथर को अपनी सीट पर जाने को बोला, एंड वेरी पोलाइटली, इट्स रिटन, एयर हॉस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल सेड दिस. सो एयर हॉस्टेस ने इतनी चार्मिंग स्माइल के साथ, बिकॉज जो एयर हॉस्टेसेस की ड्यूटी होती है दैट इज़ इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, वेयर इन दे आर ट्रेन्ड नॉट टू शाउट और स्क्रीम एट एनी पैसेंजर. दे जस्ट कैन नॉट डू सो. सो उनके अपने तरीके होते हैं लोगों से बात करने के, एंड एक्चुअली दे हैव टू डू इट इन अ वेरी पोलाइट मैनर because they are trained in such a way. तो सिमिलरली इवन दो इतना मेस क्रिएट हो चुका था, इतने ज़्यादा हैवक हो गई थी पूरे क्राफ्ट में, स्टिल द एयर हॉस्टेस केप्ट हर काम. एंड उसने एक चार्मिंग स्माइल के साथ, बहुत ही चार्मिंग स्माइल के साथ ऑथर को बोला टू गो बैक टू हिज सीट, एंड शी सेड दैट आई विल फाइंड यू द एनिमल एंड ब्रिंग इट बैक टू यू. तो उसने एश्योरेंस दी कि मैं आपके लिए आपका एनिमल लेकर आऊँगा एंड आपको वापस दूँगा. सो आई रिटर्न टू माई सीट. आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Midge bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. So when the author went back to his seat, तो ऑथर क्या है, पीछे मुड़ मुड़ कर अपनी नेक को थोड़ा ऐसे टर्न कर करके देख रहा था कि एयर हॉस्टेस क्या वो उस ऑटर को ढूंढ पा रही है या नहीं ढूंढ पा रही. सो सडनली क्या होता है, उसके पैरों से ही उसको आवाज़ आती है, वो चिटर साउंड आती है कुछ, द डिस्ट्रेस चिटर ऑफ रिकग्निशन एंड वेलकम. बट ही रियलाइजेज दैट इट इज़ अ वेरी फेमिलियर वॉइस एंड ये मिचबिल की आवाज़ है. एंड मिचबिल बाउंडेड ऑन टू माई नी. वो उसके नी पे, ऑथर के नी पे आकर बैठ जाता है. एंड ही बिगैन टू नज़ल. नज़ल का मतलब होता है रब जेंटली विद द नोज. सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी सी बिटवीन अ पेट एंड द ओनर.
इवन द डॉग्स, इफ़ एनी ऑफ यू ओन्स अ डॉग एज अ पेट, तो आप समझ पा रहे होंगे क्या फीलिंग होगी वो, व्हेन द पेट इज़ नजलिंग मीन्स अपने नोज़ को वो जेंटली रब करता है आपके हैंड के अगेंस्ट और आपके फेस के अगेंस्ट और इवन आपकी नेक के अगेंस्ट. तो दैट इज़ द सेम थिंग दैट मिचबिल वॉज डूइंग हियर. Okay, so moving on to the next page, the fourth and the last part of the story. After an eventful journey, Maxwell and his otter reached London, where he has a flat. So now, after an eventful journey, जिसमें इतने सारा इंसिडेंट हुआ, इतना उसने पूरे क्राफ्ट में इतनी हैवॉक क्रिएट करी, पैनिक क्रिएट करा. After such an eventful journey, Maxwell and his otter reached London. Both of them reached London, where he has a flat, where Maxwell has a flat. Midge and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. So terrapin shell क्या है? Terrapin shell is the shell of a small turtle that is found in North America. So ये वहाँ का कुछ नेटिव होता होगा जिस एरिया में ये लोग रहते हैं, या मार्शेस जो इनके हैं, टिग्रिस मार्शेस, जहाँ से इस ऑटर को लाया गया था, वहाँ के कुछ ये नेटिव चीज़ होगी या कुछ उनके पार्ट ऑफ द हैबिटेट होगा ये टेरापिन शेल, जिसको कि ऑथर ने उन ट्रेडर्स से ही खरीद लिया था. सो ही ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेस, या फिर वो वहीं से उसी जगह से लेकर आए थे. नाउ ही टेल्स अस दैट फॉर 1 month बोथ ऑफ देम स्टे इन लंडन एंड मिचबिल वुड प्ले आवर्स विद द सिलेक्शन ऑफ टॉयज़. कुछ गिने चुने टॉयज़ के साथ वो बहुत ही घंटों के लिए खेलता था. मार्बल्स से खेलता था, रबर फ्रूट एंड अ टेरापिन शेल, ये सब चीज़ें थी जिनसे मिचबिल खेला करता था. With the ping pong he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. अब ये जो गेम है, पिंग पोंग बॉल जो होती है या फिर आपकी जो टेबल टेनिस बॉल होती है, उस साइज़ की बॉल होती है. He invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. तो वो आपस में ही उसी बॉल के साथ लगा रहता था. एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर वो अपने आप को बिजी रख सकता था. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that lid, when closed, remained at a slope from one end to the other. तो इसको भी एक डैमेज सूटकेस को भी मिचबिल ने अपना एक खिलौना बना लिया, या उसके ऊपर मिचबिल क्या करता था? मिचबिल discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. He would dash around to the other end to ambush its arrival. तो वो सिंपली क्या करता था? वो एक एंड से बॉल को फेंकता था, प्लेस करता था अब उसके अपर एंड ऑफ द स्लोप से, एंड जितनी देर में वो बॉल क्रॉल करके नीचे तक आती थी, वो उतनी ही देर में सूटकेस की दूसरी साइड तक भागकर आ जाता था. He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise. तो वो उसी के साथ खेलता था as if it's a game, grab it and trot off it to the length end once more. So वो इसी प्रोसेस को रिपीट करता था बार बार, एंड उसमें ही अपना टाइम पास करता था. Outside the house, I exercised him on a lead, precisely as if he had been a dog. Mitch quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets, like the rituals of children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railings, or pass to the outside of every second lamp post. सो अब मिचबिल को ऑथर बाहर ले जाना भी शुरू कर दिया ऑथर ने. एंड आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन अ लीड.
सो वो हमेशा ही आगे की तरफ रहता था या फिर ऑन द फ्रंट रहता था, जैसे कि एक डॉग्स के साथ भी होता है। जब हम बाहर जाते हैं उन्हें घुमाने के लिए तो उनको भी हम क्या करते हैं, उनको भी हम आगे जाने देते हैं एंड दे आर द वंस लीडिंग अस इन फैक्ट। सो ऑल्सो बिकॉज ये एवरीडे एक्सरसाइज हो गई थी उनकी, तो मिजबिल ने कुछ हैबिट्स डेवलप कर ली थी, जैसे कि मिजबिल ने क्या हैबिट्स डेवलप करी थी, जैसे कि जो बच्चे हैं स्कूल के वो क्या करते थे, उनके कुछ रिचुअल्स थे, जैसे कि वो जो स्क्वायर टाइल्स होती हैं उसके अंदर उसके एकदम सेंटर में अपना फुट प्लेस करते थे, या फिर एवरी 7th अपराइट ऑन द आयरन रेलिंग्स के अंदर जो अपराइट्स होते हैं हर 7th वाले को वो ऐसे टच करते थे, और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी लैम्प पोस्ट, एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट को वो आउटसाइड से पास करते थे। Opposite to my flat was a single-storied primary school, along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. तो जो ऑथर है उनके एकदम फ्लैट के ऑपोजिट ही एक क्या था, प्राइमरी स्कूल था, एंड along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. उसके फ्रंट में ही एक 2 feet high वॉल थी सिर्फ। On his way home, but never on his way out, Midge would tug me to this wall, jump onto it and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distraction both of the pupils and staff within. तो मिजबिल ऐसे ऐसे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करता था, चलते चलते जंप्स करता था, खेलता था, कूदता था। तो we see how eventually and gradually both of them have started bonding together so well. Now they know each other so well. Similar happens when we have pets at home. हम उन पेट्स को अच्छे से जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, किस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा या किस टाइम पे उसको भूख लग रही है। वी गेट टू नो एवरीथिंग, कब नींद आ रही है, कब गर्मी लग रही है। सो ऑल दीज थिंग्स वी इवेंचुअली गेट टू नो बिकॉज कॉन्स्टेंटली दे आर स्टेइंग टुगेदर। तो सिमिलरली ऐसे मिजबिल अपनी एक्टिविटीज़ से बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता था एंड इवन टीचर्स को डिस्ट्रैक्ट करता था। ओके, इट इज़ नॉट, आई सपोज, इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared by the badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others. So author क्या कहता है, वो कहते हैं कि कुछ एक स्ट्रेंज बात नहीं थी दैट लंडनर्स, मतलब लंदन में रहने वाले लोगों के लिए, टू रिकॉग्नाइज एन ऑटर, तो उनके लिए ऑटर्स जो है वो यूजुअल नहीं थे। सो दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सा क्रीचर है या ये कैसा क्रीचर है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ गेसेस मारते थे, बहुत ही तरह तरह के गेसेस मारते थे कि ये कौन सा क्रीचर है। So some people used to say that it is a okay, we'll read what some people used to say. Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines. जो otters हैं वो एक छोटे group of animals को belong करते थे जिन्हें कहा जाता है mustelines, shared by the badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others. I faced a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the mustelines but the otter. So वो बार बार बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऑथर को फेस करने पड़ते थे, जिसमें कोई भी ऑटर तो गैस नहीं कर पाता था। बहुत ही ज़्यादा रैंडम गेसेस मारते थे लोग, जैसे कि मोर रैंडम गेसेस हिट ऑन अ बेबी सील। कई लोग कहते थे क्या ये एक बेबी सील है, एंड अ स्क्विरल, कुछ लोगों को लगता था एक स्क्विरल है। इज़ दैट अ वॉलरस मिस्टर, कई लोग उससे पूछते थे क्या ये वॉलरस है। reduced me to giggles and outside a dog show I heard a hippo. Imagine, कई लोग उसे हिप्पो भी कह रहे थे। तो ये सब रैंडम गेसेस सुनकर
एक तो ऑथर यूज टू भी हो गया था, अब उन्हें स्ट्रेंज भी नहीं लगता था एंड वो बहुत ज़्यादा उन्हें हंसी आती थी। अ बीवर, अ बियर कब, अ लेपर्ड, ये सब चीज़ें लोगों को लगती थी, ये सबके गेसेस बता रहे हैं ऑथर, क्या क्या तरह तरह के उनके पास गेसेस आते थे। वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट्स एंड अ ब्रॉन्टोसॉर, मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, बट इवेंचुअली मिजबिल क्या था, एक ऑटर था। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. So while Mijbil and the author were walking, एक क्वेश्चन जो उन्होंने बहुत ही absurd क्वेश्चन सुना was from a laborer who was doing what, वो सड़क पे एक होल डिग कर रहा था एक स्ट्रीट में, and I was still far from him when he laid down his tool, put his hands on his hips and began to stare. तो ऑथर क्या कहता है कि अभी वो काफ़ी दूर थे उस लेबरर से, स्टिल दूर से ही उस लेबरर ने अपना सारा सामान साइड रख दिया, अपने हाथ अपने हिप्स पर रखे एंड देखने लगा और घूरने लगा उन्हें। As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. So वो ऐसे एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था, इतने सरप्राइज के साथ, एज दो ही वुड हैव मी नो दैट, एज दो कि वो ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे कि वो मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। I came abreast of him, he spat, glared and then growled out, "Here mister, what is that supposed to be?" Now again we see in the end, क्या देखते हैं हम, in the end also we see that मिजबिल जो है वो बहुत ही अनकॉमन था, ऑटर्स क्रीचर बहुत ही अनकॉमन था एज अ पेट टू बी सीन इन लंदन। तो इसीलिए एक एक इंसान स्ट्रीट पर मिलते मिलते रैंडम गेसेस करते थे, क्या ये स्क्विरल है, क्या ये वीजल है, क्या ये लेपर्ड कब है, किसी ने हिप्पो भी बोला था। तो इन सब चीज़ों को सुनकर ऑथर को बहुत ही ज़्यादा हंसी आती, उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ये देखकर, एंड ही वॉज यूज टू ऑल दिस नाउ दैट पीपल विल बी गेसिंग एंड दैट नो वन वुड बी एबल टू गेस द राइट आंसर। And with this we come to an end to this chapter, Mijbil the Otter. So we have learned that how in a short span of time the pet and the owner became so close, and कि उन्हें एक दूसरे की आदत सी हो गई, they understood each other's needs, कि कैसे ऑथर को भी उसकी एक्टिविटीज़ पे मज़ा आने लगा जब वो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता था, या उसको ऑथर ऑल्सो इवेंचुअली गॉट टू नो कि उसे बाथरूम में कितना मज़ा आता है, एंड मिजबिल ऑल्सो kept himself occupied by playing with marbles and fur balls, and अपने आप ही गेम्स बनाता रहता था, चीज़ों से अपने टॉयज़ के साथ खेलता था and all those stuff. So it was a very short little chapter, Mijbil the Otter. Now we are going to discuss the question answers that are there in the chapter, and we start off with the first oral comprehension check, which I suppose is at page 106. Yeah, here it is. Let me check इसके ऊपर और कोई तो नहीं है. So yeah, we'll move on to page 106 now to discuss the oral comprehension check. So we are at page 106. So the first question goes, what experiments did Maxwell think Camus Fearna would be suitable for? So क्या experiments थे, ये हमने हमारी first वीडियो में पढ़ा था, पिछले पार्ट में पढ़ा था कि कुछ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बात हुई थी। अब वो क्या था? ओके सो कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिसके बारे में बात हुई थी। एक्सपेरिमेंट ये था कि अब वो मैक्सवेल जो है वो डॉग नहीं, एक ऑटर को रखना चाह रहे थे,
and that in itself was an experiment for him. But why did he choose to carry on the experiment? Because he knew जहाँ वो रहते थे there was a water body around. तो हम इसके आंसर में लिख सकते हैं that he thought he could keep an otter instead of dog. एन ऑटर इंस्टेड ऑफ डॉग, यही एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट था कि वो अब एक डॉग नहीं एक ऑटर को रखेंगे. एंड देन ही सेज, हम लोग वो लाइन लिख सकते हैं क्यों उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट टेकअप करने के लिए सोचा. जो उनकी जहाँ वो रहते थे कैमस्फियरना जो है वो वाटर बॉडी से सराउंडेड थी. ringed by water a very short distance from its doors. ये लाइन एग्जैक्टली आपकी टेक्स्ट बुक में है. ओके, कैमस्फियर ना रिंग बाय वाटर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस एट इट्स डोर्स, मतलब बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे वाटर बॉडी थी. एंड जो ऑटर्स हैं, ऑटर्स की खास बात होती है कि वो मार्शेस में रहते हैं. एंड मार्शेस मतलब दलदल होता है. मार्शेस यूजुअली वाटर बॉडीज़ के आसपास ही पाए जाते हैं. तो यानी ऑटर्स को पानी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, इसीलिए उन्होंने डिसीजन मेकअप करा. And he says that is why Camasphyrna would be an eminently suitable spot. So it was a eminently suitable spot also for the experiment. So now we have understood क्यों और ये experiment था and क्या वो experiment था. Next question. Why does he go to Basra? How long does he wait there and why? बासरा के बारे में भी हमने पढ़ा था. It was the place from where our author got the otter Mijbil from the Arabs. So he went to Basra, we can say. बासरा क्यों गए थे? किसके पास गए थे? कॉन्सुलेट जनरल के पास गए थे. टू कलेक्ट आंसर फॉर हिज मेल, अपनी मेल का आंसर कलेक्ट करने के लिए गए थे. ही हैड टू वेट देयर फॉर 5 days. लास्ट में लिखा था दैट ही स्टूड देयर फॉर 5 days. See here, 5 days later the my mail arrived. So we'll mention 5 days तक वो रुका. हाउ लॉन्ग डज ही वेट में हम बताएंगे. हैड टू वेट फॉर 5 days एंड यू कैन एंड वाई ऑल्सो इज आस्क्ड. तो वाई में हम क्या लिख सकते हैं? ही वेटेड देयर फॉर 5 days बिकॉज he tried the telephone call had to be booked 24 hours in advance. First day the line was out of order. Second day exchange was closed for religious holiday and on third day there was another breakdown. So these 3 days तो ये हो गए and 2 दिन और उसने वेट करी, तो ये 5 दिन था. And finally after a torturous wait of 5 days दिस मेल अराइव. तो आप ये आंसर इस वाले पैराग्राफ से उठाएंगे एंड यू विल जस्ट राइट डाउन वाई ही हैड टू वेट फॉर 5 days. ये 5 days का आंसर यू विल पिक अप फ्रॉम द टेक्स्ट बुक.
Next question, how does he get the otter? Does he like it? Pick out the words that tell you this. Okay, how does he get the otter? हमें पता है उसने कहाँ से लिया था otter? When he received his mail, he took it to his room, he carried it to his room, and in his room there were two Arabs squatting along with the sack which was moving, which was shaking or twisting from time to time, you can say. Those Arabs handed him a note and handed him a note saying that his friend had sent him an otter. तो वहाँ से उन्हें बेसिकली बासरा में ही उन्हें अपना वो ऑटर मिला. एंड पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल. ओके, डज ही लाइक इट एंड पिक आउट द वर्ड्स. डेफिनेटली ही लाइक्ड इट, है ना, क्योंकि हमें पता है, येस वी नो ही लाइक्ड इट बिकॉज ही यूजेस द टर्म ऑटर फिक्सेशन. इसका मतलब क्या था? अट्रैक्टिवनेस और अट्रैक्शन टूवर्ड्स द ऑटर. तो ऑटर फिक्सेशन का मतलब यही होता है कि उनको अट्रैक्शन हो गई. ऐसी टर्म वो तभी यूज़ करेंगे अगर उन्हें वो अच्छा लगा होगा. एंड ऑल्सो यू कैन राइट डाउन दैट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग वॉज experienced by all other owners of otters, all other people who had otters as their pets. ठीक है. Next question, why was the otter named Maxwell's otter? We know because of the scientific name. This is question number 4. मैक्सवेल्स ऑटर क्यों पढ़ा था? हमने ये बहुत अच्छे से समझा था. मैक्सवेल्स ऑटर इसीलिए क्योंकि you will give reference to the scientific name of otter. ऑटर का जो साइंटिफिक नेम होता है उसके अंदर एंड में मैक्सवेली आता है, बिकॉज ऑफ विच उन्होंने एक लिंक ढूंढ लिया मैक्सवेली और मैक्सवेल में एंड उसे मैक्सवेल्स ऑटर का नाम दे दिया. सो आप इसमें वो जूलॉजिस्ट ने जो नेम दिया है उसको आपको लिखना होगा. दैट इज़ वाई you need to remember those spellings also. एंड एन में क्या था? मैक्सवेली. इसीलिए ये वर्ड को देखते ही उन्होंने इसको नाम क्या दे दिया? मैक्सवेल्स ऑटर. मैक्सवेल्स ऑटर नाम दे दिया गया. ठीक है. Now we'll move on to the next question, which is a short one. Tick the right answer. In the beginning the otter was very easy, aloof and indifferent. सबसे first day क्या बताया था? That he was aloof and indifferent. Let me find it out also for you. See here, for the first 24 hours was neither hostile nor friendly. He was simply what? Aloof and indifferent. So सिर्फ ये दो पार्ट्स aloof and indifferent, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा aloof and indifferent. So this is the first point will be our answer here. Then is what happened when Maxwell took Mitchell to the bathroom. क्या हुआ था? What did it do after two days after that? तो मैक्सवेल ने जब मिचवेल को बाथरूम में लेकर गया तो क्या हुआ था?
वी नो कि वो कैसे जॉय से बहुत ज़्यादा पागल हो गया था एकदम. मिजबिल गॉट सो ओवरजॉयड और ओवरवेल्म्ड विद जॉय, ही स्टार्टेड स्प्लैशिंग एंड स्क्वॉशिंग, ये सारी नॉइजेस निकाली, प्लंजिंग एंड रोलिंग इनटू द वाटर. एंड साथ ही 2 दिन बाद क्या हुआ, 2 दिन बाद ही ऑथर सॉ व्हाट, ऑथर सॉ मिजबिल escaping from the bedroom towards the bathroom, and when he reached the bathroom he saw Mitchell trying to open the taps, which he eventually succeeded in doing so, ताकि उसे वो वाटर का फुल फ्लो मिल पाए. सो ये सारा पूरा इंसिडेंट आप इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करेंगे कि क्या हुआ था, व्हाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट. सो यू कैन मेक 2 सेपरेट पैराग्राफ्स. I'm sorry, 2 separate paragraphs. और आप फर्स्ट में तो लिख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, व्हाट हैपेंड व्हेन ही टुक हिम टू द बाथरूम, इन द बाथरूम मिज इन द बाथरूम. एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं आप, ऑन द 2 days आफ्टर दैट क्या हुआ था. होप दिस इज फाइन. फिर हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे. ऑल राइट, सो दिस इज आवर पेज 108. हाउ वॉज मिज ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड? How was Midge transported to England? कैसे हुआ था? डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं जा रही थी, उन्होंने मना कर दिया था, एनिमल्स को नहीं लेके जाते, तो इसीलिए मैक्सवेल ने कहाँ से बुक करी थी? फर्स्ट फ्लाइट टिल पेरिस, सेकेंड फ्लाइट फ्रॉम पेरिस टू लंदन, यही था उनका रूट. Also you can write down about the restriction. Mitch had to be carried in a box that could not be more than 18 inches. ये उन्होंने अपनी अपर लिमिट दी थी, 18 इंचेस से ज़्यादा नहीं हो सकता. एंड साथ में क्या बोला था? इट वॉज टू बी प्लेस्ड नियर हिज फीट. Hope this is fine. This is the first answer for this oral comprehension check. Second, what did Midge do to the box? Since Midge was trying to escape from that box, he tore the metal lining
that was under inside the box, you can say. बॉक्स के अंदर थी ना मेटल लाइनिंग. And hurt himself. As a result, hurt himself and started bleeding. तो ये दो चीज़ें और हुई थी उस बॉक्स में से जब वो ट्राई कर रहा था निकलने का. Next question is, why did Maxwell put the otter back in the box? How did you think he felt when he did this? Maxwell ने otter को बॉक्स के अंदर वापस क्यों डाला? How did you think he felt when he did this? As there was no other way to carry him, एयरलाइन से तो यही रिस्ट्रिक्शन आई थी कि उसे बॉक्स में ही लेके जाना है. He put him back inside the box. Also, they were running late and still they were 5 miles away apart from the airport. That is why he put him back into the box. I am sure he must not have felt good about it because already Mitchell had hurt himself and the author was feeling very bad. Why does Maxwell say the airline hostess was the very queen of her own kind? So क्यों कहा था मैक्सवेल ने ऐसा? मैक्सवेल ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि द एयर हॉस्टेस वॉज वेरी फ्रेंडली एंड शी वॉज वेरी हेल्पफुल. He took her into confidence about the incident with the box and with what happened with him the last half an hour before he boarded the plane. Also, she suggested that he might prefer to have his pet on his knee. जबकि उसको instructions क्या मिली थी? To place him near his feet. But air hostess ने क्या बोला कि you might want to place him on your knee. Hearing this, he developed a profound admiration for her and for she understood the pain of both the otter and the owner. क्योंकि वो इतनी empathetic थी, इतनी friendly थी, इतनी charming थी that the author tells us that she was the very queen of her own kind. What happened when the box was opened? The moment the box was opened, क्या हुआ था? The moment the box was opened, Midge was out of the box and he disappeared at a very high speed. There were shouts and screams everywhere and while the author tried to catch hold of it, he dived to catch it but ended up doing what? End में क्या हुआ था? उसके ऊपर सारी करी गिर गई थी. And that was when the air hostess asked the author to calm down and go back to his seat and that she will find his animal for him. तो ये सारी चीज़ें हुई थी. What happened when the box was opened? आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं. अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए आए आप इसको लेंदी आंसर भी बना सकते हैं. ओके, लास्ट सेट ऑफ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्या कहता है? What game had Midge invented? What are the compulsive habits? What does Maxwell say are the compulsive habits of? Okay, sorry. What game had Midge invented? तो first क्या है? What game had Midge invented? Midge had invented a game with a ping pong ball. He would put the ball at one end of the sloping lid and then grab it as it ran to the other end before it would fall. तो वो पुराने सूटकेस के साथ उसने अपनी ही एक गेम इन्वेंट करी जिसमें वो इतना ऑक्यूपाइड रहता था एंड उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था. What are the compulsive habits? What does Maxwell say are the compulsive habits of school children and Midge? So Midge और school children की कुछ compulsive habits. कंपल्सिव हैबिट्स को क्या कह सकते हैं? जनरली आर द हैबिट्स जो कि यूजुअली स्ट्रेंज होती हैं
बट स्टिल पीपल आर इन अ हैबिट ऑफ इट, तो उनके लिए बहुत स्ट्रेंज होती हैं कुछ चीज़ें या कुछ एक्टिविटीज़, बट स्टिल पीपल यू नो आर फॉन्ड ऑफ डूइंग इट, या उन्हें वो करने में मज़ा आता है, कोई रीज़न नहीं होता उसके पीछे, बट स्टिल दे डू इट. So what does Maxwell say are the compulsive habits of school children? School children की क्या होती हैं? It is to place the feet exactly on the center of each paving block. ये हमने पढ़ा था. Similarly, Midge had made it a habit to jump onto the school wall and go galloping all along its length of 30 yards. ये दोनों की हैबिट्स अलग अलग थी जो उनकी कंपल्सिव हैबिट्स टर्म करी गई हैं. What group of animals do otters belong to? So हमें इसका आंसर भी दिया हुआ था हमारी बुक में ही. इनका ग्रुप का एक नाम होता है collectively. What group do they belong to? So this group is called mustelines. यहाँ पर हमें given है otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines and shared by the badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others. तो ये सारा आपने as it is pick करना है. Okay, next is what guesses did the Londoners make about what Midge was? This is very easy. This also exactly we can pick from here. यहाँ से शुरू होता है. That is, was it a baby seal or a squirrel or a walrus? Was it a hippo? Was it a bear cub or a leopard, beaver, brontosaur? इतने सारे नामों से उनको बुलाते थे लोग अलग अलग, बट कोई भी कि ये एक ऑटर है ये गैस नहीं कर पाता था. तो आप कुछ के नाम दे सकते हैं एंड अदर्स करके यू कैन एंड इट. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट क्वेश्चंस. What things did Midge do when which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love? So intelligent है because क्यों उसने अपनी खुद की गेम इन्वेंट करी पिंग पोंग बॉल्स के साथ. ऑल्सो क्या करा इंटेलिजेंट काम, कैसे उसने वो टैप खोलना खुद से सीख लिया, खुद से उसने वो बाथरूम का टैप खोला था जिससे कि पानी आने लगा एंड वो अपने आप को एंजॉय कर पाया. फ्रेंडली कैसे, इनिशियली हमें पता है वो थोड़ा दूर दूर रह रहा था, बट इवेंचुअली दे बिकेम फ्रेंड्स एंड एक स्पेशल अट्रैक्शन हो गई और एक स्पेशल बॉन्डिंग हो गई दोनों की आपस में. ऑल्सो ही यूज टू रिस्पॉन्ड whenever the author used to call him. Then fun loving कैसे, fun loving because he enjoyed all kinds of games. मार्बल से खेलता था, टॉय से खेलता था, रबर फ्रूट, terrapin shell. It required love and affection from Maxwell and got it readily. So आप एंड ऐसे कर सकते हैं कि एनिमल हु नीड्स लव, क्योंकि वो कैसे कभी कभी जब प्लेन में भी हमने देखा था प्लेन में हमने क्या देखा था प्लेन वाले इंसिडेंट में कि कैसे उसने वो नज़ल करा था, अपना नोज़ रब करा था मैक्सवेल के अगेंस्ट. ऑल दीज थिंग्स शो व्हाट दैट ही वाज सीकिंग लव फ्रॉम द ऑथर. What are some of the things we come to know about otters from this text? So a lot of things we come to know. हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे उनके, क्या क्या हमें पता चलता है. सबसे पहले तो वो कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बिलोंग करते हैं. वी नो नाउ देयर साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है. और हम बता सकते हैं दैट साइंटिफिक नेम के बाद आप क्या बता सकते हैं कि दे आर फाउंड, उनका हैबिटेट क्या है, नेचुरल हैबिटेट मार्शेस हैं एंड दे आर ऑफन टेम्ड बाय अरब्स, ठीक है. साथ ही उन्हें पानी के साथ खेलना कितना पसंद है आप ये बता सकते हैं. और आप क्या बता सकते हैं दैट फॉर देम वाटर मस्ट ऑलवेज बी केप्ट ऑन द मूव. अदर्स लव प्लेइंग वेरियस गेम्स स्पेशली विद अ बॉल. बॉल्स उनको बहुत पसंद होती हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज व्हाई इज मिड्ज species now known to the world as Maxwell's otter? So we know that Maxwell's otter was one of the
was of the race previously unknown to science and was at length named by zoologists as Lutrogale perspillata Maxwell और Maxwell's otter। क्योंकि उसका साइंटिफिक नेम और उसका सरनेम सिमिलर थे, कॉमन लिंक था मैक्सवेल मैक्सवेली, इसीलिए उसको मैक्सवेल्स ऑटर भी कहा जाता है। With this we come to an end to this chapter, Midgebill the otter. We have covered the question answers and the summary as well. I hope you enjoyed reading the chapter. Thank you for watching.